नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका में तेज हुए पीएम मोदी के विरोध की, मणिपुर को लेकर राहुल गांधी के वार की, बात करेंगे पटना में विपक्ष की बैठक से बैकफुट पर आई बीजेपी की, कांग्रेस के निशाने पर केजरीवाल की, साथ ही जानेंगे कैसे पहलवानों के मुद्दे पर बढ़ रही है बृजभूषण की मुश्किलें, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी असम परिसीमन को लेकर सवालों में आए चुनाव आयोग की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुजरात में बीजेपी के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाएगी कांग्रेस। दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ बैठक में हुए कई फैसले। हर शहर में बनेगा पार्टी का कार्यालय, राजीव भवन होगा नाम। बंगाल पंचायत चुनाव में नामांकन का काम पूरा, 10% उम्मीदवार निर्विरोध जीते, अधिकांश सीटें गई टीएमसी के पाले में। भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा अमेरिका, बेंगलुरु और अहमदाबाद में बनेंगे नए वाणिज्य दूतावास। शेयर बाजार में गिरावट, ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 284 अंक टूटा सेंसेक्स, 63,238 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 86 अंकों की गिरावट के साथ 18,771 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी 4 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इस दौरान अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन भी मौजूद रहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति के आयोजित डिनर में पीएम मोदी शामिल हुए, जहां उन्होंने बाइडेन दंपत्ति को कई तरह के तोहफे दिए। पीएम मोदी के इस दौरे पर दुनिया भर की नजरें हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी का विरोध भी तेज हो गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा को लेकर सवाल तो पहले ही उठ रहे थे। अब इन सवालों को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मुश्किल में है। अमेरिका के 75 सांसद और कांग्रेस प्रतिनिधियों ने बाइडेन को पत्र लिखा है, जिसमें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर पीएम मोदी से कड़े जवाब सवाल की मांग की गई है। इस बीच आज न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक ट्रक घूमता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें भी बाइडेन से पीएम मोदी से सवाल पूछने के लिए कहा जा रहा है, और ये सवाल ट्रक में लगी स्क्रीन पर डिस्प्ले किए जा रही हैं, जिसकी तस्वीरें एक ट्विटर यूजर ने शेयर की है और लिखा है कि जो बाइडेन मोदी जी से पूछे, इंडिया में लोगों की जान क्यों ली जा रही है। मोदी जी को 2005 से 2014 तक अमेरिका में बैन क्यों किया गया था। स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद को बिना ट्रायल 1000 से ज्यादा दिनों से कैद में क्यों रखा गया। महिला पहलवानों को डिटेन क्यों किया गया, जब वो पीएम मोदी के मंत्री द्वारा किए गए यौन शोषण के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। न्यूयॉर्क की ट्रकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई सवाल डिस्प्ले किए गए। सवालों से लदा हुआ ये ट्रक न्यूयॉर्क के सड़कों पर घूमता जा रहा है। अब भले ही देश का नेशनल मीडिया पीएम मोदी और बाइडेन की दोस्ती के कसीदे पढ़ रहा हो, लेकिन असलियत क्या है वो इन तस्वीरों और ट्विटर के जरिए साफ हो जाती है। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपनी 4 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने यूएस मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और देशवासियों को संबोधित भी किया, जिसके बाद उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात हुई। पीएम मोदी आज दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इस संबोधन का अमेरिकी कांग्रेस के 2 सांसदों ने बहिष्कार किया है, जिनमें रशीदा तलीब और इल्हान उमर शामिल है। दोनों सांसदों ने पीएम मोदी पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा शुरुआत से ही सवालों में है। सवालों में तो मोदी सरकार भी है। मणिपुर को लेकर कांग्रेस लगातार अपनी चिंता जता रही है। अब गृह मंत्रालय ने 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन इस बैठक को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, जिससे पीएम मोदी भी सवालों में आ गए हैं। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने 24 जून को मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक की जानकारी गृह मंत्रालय ने ट्वीट करके दी है। ट्वीट में बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के हालात पर चर्चा करने के लिए 24 जून को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अब इस बैठक को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट करके बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, 50 दिनों से जल रहा है मणिपुर, मगर प्रधानमंत्री मौन रहे। सर्वदलीय बैठक तब बुलाई जब प्रधानमंत्री खुद देश में नहीं है। साफ है प्रधानमंत्री के लिए बैठक महत्वपूर्ण नहीं है। राहुल गांधी के इस ट्वीट से साफ है कि विपक्ष के दबाव में मोदी सरकार ने
मणिपुर को लेकर सर्वदलीय बैठक जरूर बुलाई है, लेकिन इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि जब ये बैठक हो रही होगी उस वक्त पीएम मोदी अमेरिका में होंगे। ऐसे में विपक्ष के पीएम मोदी से सवालों का जवाब मिलना नामुमकिन है। ये बैठक अमित शाह के नेतृत्व में होने जा रही है। अमित शाह पहले भी 4 दिन मणिपुर में बिता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मणिपुर में जातीय संघर्ष जारी है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। विपक्षी दल लगातार मणिपुर के हालात पर चर्चा करने के लिए सरकार से सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे थे। 16 जून को कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा था कि पीएम मोदी को फौरन सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, क्योंकि देश जवाब मांग रहा है। बुधवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मणिपुर को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी और राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। अब सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी की गैर मौजूदगी मणिपुर को लेकर मोदी सरकार की गंभीरता पर सवालिया निशान लगाती है। राहुल ने एक बार फिर अपने दांव से मोदी को मात दी है। राहुल गांधी के इन सवालों से मोदी सरकार परेशान है, तो पटना में विपक्ष की बैठक से बीजेपी परेशान है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक की तैयारी पूरी हो गई है। बैठक में शामिल होने वाले नेताओं का आना शुरू हो चुका है। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर बैठक रखी गई है। 5 घंटे तक बैठक चलेगी। जरूरत हुई तो ये समय और भी बढ़ाया जा सकता है। इस बैठक में पूरे देश की नजरें हैं। विपक्षी दलों की एकजुटता से सबसे ज्यादा चिंता में बीजेपी दिखाई दे रही है। पटना की सड़कों पर चारों तरफ होर्डिंग और बैनर ही दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को छोड़कर लगभग हर बड़ी पार्टी के नेताओं के चेहरे पोस्टर पर दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष एकजुट हो चुका है। 1.5 दर्जन दल साथ आ गए हैं और इनकी बैठक 23 जून को पटना में हो रही है। विपक्षी दलों के नेताओं का पटना पहुंचना भी शुरू हो गया है। बैठक में आधा दर्जन राज्यों के सीएम, दर्जन भर पार्टियों के प्रमुख और कई दिग्गज नेता हिस्सा लेंगे। कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं के भव्य स्वागत की तैयारियां भी की गई है। राहुल गांधी पटना एयरपोर्ट से कांग्रेस कार्यालय तक रोड शो करेंगे और इसके बाद सदाकत आश्रम में बड़ी रैली को संबोधित भी करेंगे। ममता बनर्जी तो एक दिन पहले ही पटना पहुंच चुकी है। उन्होंने सबसे पहले लालू यादव से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और साफ कर दिया कि विपक्ष एकजुटता जरूरी है। विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। बैठक में जो भी फैसला होगा वो सभी पर लागू होगा। इसके अलावा बैठक के बारे में पहले कुछ नहीं बताऊंगी। बैठक में डीएमके चीफ और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, जेएमएम नेता और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे। इसके अलावा एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, सपा चीफ अखिलेश यादव, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगी। वाम दलों के नेता भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में मोर्चे के नाम पर चर्चा हो सकती है। ये भी साफ हो सकता है कि इसे यूपीए 3 का रूप दिया जाए या कोई नया नाम दिया जाए। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार, यानी कि एक सीट पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के एक उम्मीदवार को उतारने पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। विपक्ष की इस बैठक में तय होगा कि कैसे 2024 में बीजेपी को मात दी जाए। इधर कांग्रेस ने बैठक से पहले केजरीवाल को मात दे दी है। कांग्रेस ने केजरीवाल को 2 टूक जवाब देते हुए बता दिया कि विपक्ष की बैठक में अध्यादेश पर चर्चा नहीं होगी। और क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पटना में विपक्षी दलों की बैठक बीजेपी के खिलाफ बड़ी लड़ाई की तैयारी के लिए हो रही है, लेकिन बैठक को लेकर दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आप विपक्षी दलों को ही दबाव में लाने की तैयारी कर रही है। आपने बैठक के लिए अपना अलग ही एजेंडा तैयार किया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि अगर कांग्रेस दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन नहीं देती है तो आप बैठक का बहिष्कार करेगी, लेकिन आपकी चेतावनी का कांग्रेस पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस ने भी आपको सीधा जवाब दे दिया है कि बैठक बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एकता को लेकर हो रही है। बैठक का एजेंडा साफ है और इस बैठक में दिल्ली सरकार के खिलाफ लाए गए अध्यादेश पर कोई चर्चा नहीं होगी। कांग्रेस ने आपके खिलाफ सख्त तेवर दिखाए तो बैठक के आयोजक नीतीश कुमार की पार्टी भी कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई। जेडीयू ने भी कांग्रेस के दावे का समर्थन करते हुए कहा कि बैठक में बीजेपी के खिलाफ तैयार हो रहे महागठबंधन को लेकर चर्चा होगी। किसी भी राज्य के एजेंडे पर बैठक में चर्चा नहीं कराई जाएगी। अगर कांग्रेस और आप के बीच का कोई मामला होता है तो दोनों दलों के नेता अलग से बैठक कर सकते हैं। 2 दलों के बीच की बात है तो वो आपस में ही इसे सुलझाएं। साफ है, जेडीयू ने भी साफ कर दिया है कि आपको उसका एजेंडा चलाने की छूट नहीं दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल को बोलने का अवसर तो मिलेगा, लेकिन उनकी बारी पर। दरअसल विपक्ष की बैठक से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने
विपक्षी दलों के नेताओं को पत्र लिखा था, जिसमें दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा करने और मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। लेकिन केजरीवाल का दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। इससे पहले दिल्ली के सीएम ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के लिए समय मांगा था, लेकिन अभी तक केजरीवाल को कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं को केजरीवाल पर भरोसा नहीं रहा है। विपक्ष की बैठक का एजेंडा 2024 के आम चुनाव है, जहां बीजेपी को घेरने की रणनीति तैयार होगी। और अब बात बृजभूषण की। बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आरोपों पर दायर चार्जशीट पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। तो क्या कहा कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के लगाए गए आरोपों की सुनवाई शुरू हो गई है। इस केस की सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में CMM यानी कि कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग मैनेजमेंट महिमा राय सिंह कर रही है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट CMM महिमा राय सिंह ने मामले को MP MLA अदालत में ट्रांसफर किया है। CMM महिला राय सिंह ने मामले को ACMM यानी कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के पास भेज दिया है। हरजीत सिंह की कोर्ट बृजभूषण के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में लगभग 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में इस चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर 27 जून को दोपहर 2 बजे सुनवाई का फैसला किया गया है। इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह के अलावा भारतीय कुश्ती संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का भी नाम शामिल है। बता दें कि इस चार्जशीट में पहलवानों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को बेहद अहम आधार माना गया है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ करीब 7 गवाह हैं। वहीं छेड़छाड़ की कथित जगह पर उनकी गैर मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं। गौरतलब है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश के नामी पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान पहलवान दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। बृजभूषण शरण सिंह पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पहलवानों के मुद्दे पर गिरे बृजभूषण पर क्या रहता है कोर्ट का रुख, ये देखना होगा। इधर MP में जीत के लिए कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है। सत्ता पर काबिज बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान से बीजेपी चौतरफा घिर गई है। तो क्या कहा है कमलनाथ ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनावी साल में घोषणाओं का दौर शुरू हो गया है। साल 2018 में मध्य प्रदेश की 260 विधानसभा सीटों में से 114 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा कर शिवराज सरकार की विदाई कर दी थी और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर कांग्रेस की सरकार गिरा दी और फिर एक बार बीजेपी की राज्य में सरकार बन गई। इन तमाम बातों से सीख लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ अब चुनावी मोड में आ चुके हैं। इन तमाम बातों से सीख लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ अब चुनावी मोड में आ चुके हैं। राज्य सरकार को घेरने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने शाजापुर जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को 27% आरक्षण देने का वादा किया और साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी को बहनें, किसान और कर्मचारी याद आ रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता भी शिवराज सरकार को विदा करने का तय कर चुकी है। मैं भी शिवराज को बड़े प्यार से विदा करूंगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की आबादी में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी OBC समुदाय की है। इस समुदाय को राज्य में अभी तक 14% आरक्षण मिलता है, जो मंडल कमीशन की सिफारिशों से भी कम है। और ऐसे में कमलनाथ ने जो आरक्षण देने का चुनावी दांव खेला है, उससे बीजेपी बैकफुट पर है। और बुलेटिन के आखिर में बात परिसीमन पर सवालों में आए चुनाव आयोग के। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब कम ही वक्त बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। आयोग जहां चुनाव की तैयारियों को भांप रहा है, तो वहीं कई राज्यों में परिसीमन को भी तैयार है। असम में जैसे ही इसी ने प्रस्ताव दिया, वैसे ही उसका विरोध शुरू हो गया। तो क्या है परिसीमन का प्रस्ताव, इस पर क्यों छिड़ा है बवाल, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
जम्मू कश्मीर में जब परिसीमन को मंजूरी दी गई थी तब भी बवाल मचा था और अब जब असम में प्रस्ताव आया है तब भी घमासान छिड़ा है। दरअसल चुनाव आयोग ने असम के लिए परिसीमन मसौदा दस्तावेज जारी करते हुए विधानसभा सीटों की संख्या 126 और लोकसभा सीट की संख्या 14 पर बरकरार रखने का प्रस्ताव दिया है। इसी के साथ कहा गया है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों को 8 से बढ़ाकर 9 और अनुसूचित जनजाति की सीट को 16 से बढ़ाकर 19 किया जाए। परिसीमन कवायद 2001 की जनगणना के आधार पर की गई है। पिछला परिसीमन 1976 में असम में किया गया था। नए प्रस्ताव को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बीजेपी को असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के इशारों पर काम कर रहा है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने परिसीमन प्रस्ताव को लेकर कहा है कि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग बीजेपी की एजेंसी की तरह काम कर रहा है। बीजेपी के लिए चुनाव आयोग एक फ्रंट एजेंसी की तरह है। आपको ये पता होते हुए भी मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट ने 25 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है। इसके बावजूद प्रस्ताव दे दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये लोग असम के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा के उस बयान पर भी सवाल उठाए जिसमें उन्होंने कहा था कि असम में मूल लोग सुरक्षित हैं। वही विपक्ष के तमाम आरोपों के बीच सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव का स्वागत किया। सीएम शर्मा ने कहा कि नए मसौदे के हिसाब से मेरी सीट भी चली गई है, लेकिन मैंने कोई मुद्दा नहीं बनाया। अब सीएम ने तो सफाई दी है, लेकिन परिसीमन पर छिड़ी ये पॉलिटिक्स इतनी जल्दी शांत होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।